नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज मंथन में हम बात करने वाले हैं लगातार ब्रजभूषण शरण पर लग रहे आरोपों को लेकर। जो बेटियां दुनिया में देश का अभिमान बनी वो आंख में आंसू लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हैं। वो चीख पुकार कर रही हैं कि उनका यौन शोषण हो रहा है, उन्हें मानसिकता रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कोई आम लड़कियां नहीं बल्कि रेसलिंग की धुरंधर खिलाड़ी हैं। वो खिलाड़ी जो देश के लिए कई मेडल ला चुकी हैं। भारत के लिए खेलने वाली विनेश फोगाट पुनिया के सामने फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि वो अकेली नहीं है, बल्कि भारत की और भी महिला पहलवान हैं जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके संघ से जुड़े कोच रेफरी के हाथों से प्रताड़ित हुई हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खंडन किया है और इस्तीफा नहीं देने की बात कही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि वे आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखेंगे और दावा किया था कि वह अपने समर्थन में कम से कम 300 पहलवानों को पेश करेंगे। 4 के अब 8 बजने को आ गए हैं, मगर ब्रजभूषण शरण सिंह लापता हैं। उनके बेटे ने अब से कुछ ही देर पहले बयान जारी करते हुए कहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। इस मामले पर ना पहलवान पीछे हटने को राजी हैं और ना WFI के अध्यक्ष। कुश्ती के इस अखाड़े में अभी और कितना दंगल बाकी है, मंथन आज इसी पर। तो आज ब्रजभूषण शरण पर लगे तमाम आरोपों को लेकर जहां जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है, उसको तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आज इसी मुद्दे पर हम मंथन करेंगे। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए पहले सुन लेते हैं कि ब्रजभूषण शरण ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष जनता के द्वारा। आपको बता दें, अपने ऊपर लगे आरोपों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि हो सकता है कि मैं मुंह खोल दूं तो सुनामी आ जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दया पर अध्यक्ष नहीं हुआ हूं, बल्कि अध्यक्ष चुना गया हूं। जनता के द्वारा मैं विदेश नहीं भाग रहा हूं। सुनिए क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण सिंह शरण ने। हो सकता है हमको जो सुनामी आ जाए। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष जनता के द्वारा। आपको बता दें, यौन शोषण के आरोपों के बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं प्रदर्शनकारी पहलवान उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। उधर कल देर रात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और रवि दाहिया सहित दूसरे पहलवानों ने अनुराग ठाकुर के बातचीत की है। यह बैठक करीब 4 घंटे चलने के बाद भी बेनतीजा साबित हुई। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान अपनी मांगों पर अड़े हैं। इसी बीच पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। विनेश फोगाट ने बताया कि सभी पहलवान हमारे साथ हैं, हमारे पास ब्रजभूषण के खिलाफ सबूत है। हिंदुस्तान के पहलवान डरेंगे नहीं। हमारी लगातार मांग है कि ब्रजभूषण को सामने बिठाओ, आमने सामने की बैठक में वे अपनी बात रखें। विनेश फोगाट ने कहा कि मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन वे मुझसे आज तक नहीं मिले। उसके बाद से
और जब मैं मैच हार गई तो 10 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ। मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो हम तो दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की आप अधिकार है। हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए हैं। हम राजनीति के लिए आए थे। हमारे सम्मान की लड़ाई कर रहे हैं। तो हर दिन टूट रहा था, बिखर रहा था। तो उनके कदमों पे जो जा रहे थे या हर एक दिन के लिए गिराना पड़ता था, वो आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं। हम वो आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। विनेश उनका विनेश के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे जब मैं मैच हार गई थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब आप लोग समझदार हैं। देखिए, अगर किसी लड़की को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। बेटियों को अब भी इंसाफ की दरकार है। आखिर कब तक बेटियां दबाई जाएंगी? अगर समाज की बात करें तो आज भी करियर के तौर पर लड़कियों के लिए किसी भी खेल को चुनना कांटों भरा रास्ता चुनने से बराबर होता है। सबसे पहले तो परिवार ही अपनी बेटी को किसी भी खेल को करियर के रूप में चुनने की बामुश्किल इजाज़त देता है। भारतीय महिला खिलाड़ियों की बात करें तो ज़्यादातर महिला खिलाड़ी मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवारों से आती हैं। वो मेहनत करती हैं, परिवार किसी तरह जुगाड़ कर उन्हें खेलने देता है, लेकिन खेल संघों के पदाधिकारियों, कोच के गलत रवैये और गलत नीयत से महिला खिलाड़ियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। उनके सामने या तो शोषण स्वीकार करने का रास्ता होता है या फिर वो अपना खामोशी से सपना करियर खत्म कर लेती हैं। बहुत मुश्किल होता है यौन शोषण के खिलाफ खुलकर बोलना, किसी ताकतवर इंसान के सामने खड़े हो जाना, लेकिन लोग आज जिन बेटियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, क्या लग रहा है कि क्या है? सर ये वजह तो है ही, आपको पता है वजह का। हम तो इन बच्चों के लिए आए हुए हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांगे? कोई मांग नहीं, जो ये बच्चे मांग रहे हैं उनकी सपोर्ट में खड़े हैं जी हम। आपको पता है सारी बात। तो देखो जी, ये तो मैं तो ये मानता हूँ कुश्ती के लिए ये और पूरे देश के लिए ये बड़ा काला दिन है। जो बच्चे देश का जिन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है और आज उनके साथ कितना बड़ा यौन शोषण हो रहा है, तो हम तो ये चाहते हैं ब्रजभूषण का एक इस्तीफा होना चाहिए और ये फेडरेशन को बिल्कुल हटाना चाहिए। ये हमारी मांग है। भैया हमने भी कुश्ती को समय दिया है और यहाँ पर कुश्ती के लिए ये सिर्फ पहलवान कोई इतनी छोटी संघर्ष के लिए नहीं है। माँ बाप ने इतना संघर्ष किया, किसी के दादा पहलवान, पिताजी पहलवान, अर्जुन अवार्डी, और एक पहलवान बनने के लिए बहुत ही पूरे परिवार का और समाज का सहयोग होता है। और जो हम इस पहलवान परिवार से हैं, इसके लिए जो इन बच्चों ने आवाज उठाई है, इन्होंने कुश्ती को, भारत की कुश्ती को और अच्छी जगह ले जाने के लिए, जहाँ तक ये लेके आए सब जानते हैं कि ये सभी छोटी मोटी प्लेयर तो है नहीं। ये कॉमनवेल्थ में गेम इन्होंने मेडल लाए हुए हैं, ओलंपिक में मेडल लाई हुई हैं। अगर ऐसी कोई बात कहीं से आ रही है तो इनका जांच होकर के और इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए ना भाई। तो उस दिन ये ठीक था, जिस दिन लोगों ने इसको चुना उस दिन ये ठीक था, लेकिन बेउदापन करेगा तो ये आगे चुना जाएगा क्या? हाँ, उसके लिए कह रहे हैं, मेरे पास झूठे आरोप लगा रहे हैं ना, झूठे आरोप आज तक नहीं लगा भाई। कोई भी लड़की अपनी बेइज्जती करने के लिए क्या ऐसा बयान देगी? भाई हर घर में बहन बेटियां हैं, कोई भी बहन बेटी इस तरह की बात कहेगी अगर मेरे साथ फला आदमी ने गलत व्यवहार किया है। तो आपने देखा किस तरह महिला खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर आम नागरिक भी इस प्रदर्शन की मुहिम से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण की फहरिस्त काफी लंबी है। सरकार के तमाम वादों दावों के बावजूद खेल संघों में महिला खिलाड़ी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इन्हीं मामलों की वजह से महिला खिलाड़ियों के माता पिता उन्हें ट्रेनिंग कैंप या बाहर
खेलने भेजने में कतराते हैं। हमारी बेटी, हमारा अभियान जैसे नारे खोखले साबित होते हैं जब भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियां खुद अपने साथ हो रहे यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ सड़क पर उतर आती हैं। हम लाख सेल्फी विथ डॉक्टर ले लें, लाख सेल्फी विथ डॉटर ले लें, लाख बार कह लें कि बेटियां हैं तो कल हैं, लेकिन क्या इससे ये सूरत बदल जाएगी? देश के तमाम खेल संघ कभी ना कभी इस तरह के यौन शोषण का केंद्र रहे हैं। न जाने कितनी महिला खिलाड़ी असमय अपना खेल छोड़कर खामोशी से बैठ गई। महिला रेसलर के आरोपों पर सियासत जोरों पर है और देश का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ी अपने सम्मान के लिए मुखर हुई है। यौन शोषण के खिलाफ बोलना बेहद हिम्मत का काम है। जब कोई महिला यौन शोषण का शिकार होती है तो वो मानसिक रूप से टूट जाती है। उसे संभालने के लिए, खड़े होने के लिए कभी कभी पूरी उम्र गुजर जाती है। ये जो धरने पर बैठी हैं, ये नज़ीर पेश कर रही हैं आने वाली नस्लों के लिए कि गलत को बर्दाश्त मत करो, जुल्म के खिलाफ बोलो, अपने हक के लिए एकजुट होकर आवाज उठाओ। सत्ता में बैठे रहनुमाओं को चाहिए कि खेल संघों में महिला खिलाड़ियों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जाए। खेल संघों में भी सियासी दखल भी कम करने की ज़रूरत है। खेल को खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए नेता या राजनीतिक रसूख रखने वाले इंसान को इससे दूर रखा जाए। अगर सरकारें चाहती हैं कि देश की महिला खिलाड़ी बेखौफ होकर खेले और उनके माता पिता बिना किसी फिक्र के अपनी बेटियों को ट्रेनिंग कैंप्स या खेलने के बाहर भेजें, तो ज़रूरी है कि उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जाए ताकि कभी किसी बेटी को यूं जंतर मंतर पर ना बैठना पड़े। तो आज मंथन इसी पर है कि ब्रजभूषण जो से हैं आखिर क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों अपनी बात नहीं रख रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। परिचय करवा देते हैं। आलोक भदौरिया साहब, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही माया यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मपाल धनखड़, वरिष्ठ पत्रकार, रूपल चौधरी एथलेटिक खिलाड़ी हैं, वह भी हमारे साथ है। साथ ही संजय राणा, कुश्ती खिलाड़ी, दिव्या कक्कड़, पहलवान खिलाड़ी। यह जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे कार्यकारी संपादक शांतनु चैतन्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंथन कार्यक्रम में। पहला सवाल मेरा दिव्या धाकड़ जी आपसे है। आप खिलाड़ी हैं, पहलवान खिलाड़ी हैं, आखिर कैसे देखते हैं पूरे मामले को? एक तरफ जहां पर जंतर मंतर में जो बेटियां हैं यौन शोषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध के स्वर अख्तियार कर रहे हैं WFI के अध्यक्ष के खिलाफ, वहां दूसरी तरफ जो अध्यक्ष साहब है, महोदय हैं, बार बार प्रेस वार्ता की बात करते हैं, कभी सुसाइड करने की धमकी देते हैं और एंड टाइम पर नदारत हो जाते हैं। कैसे देखते हैं पूरे मामले को दिव्या जी? दिव्या धाकड़ जी। चलिए, हमारे साथ संजय राणा साहब भी जुड़ी हुई हैं, रूपल चौधरी भी जुड़ी हुई हैं। रूपल चौधरी जी, आप भी खिलाड़ी हैं। सेम सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से जो देश की बेटियां हैं, खिलाड़ी बेटियां जो हैं, वह जंतर मंतर पर ऐसी कड़कड़ाती ठंड में प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, अपने यौन शोषण की आप बीती चीख चीख कर बयां कर रही हैं, लेकिन जो अध्यक्ष महोदय हैं WFI के, उन पर यह जो प्रदर्शन है, जो पीड़ा है, उसका असर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बार बार कभी सुसाइड की बात करते हैं, कभी प्रेस वार्ता कर पूरी बात को स्पष्टीकरण देने की बात करते हैं, लेकिन जब प्रेस वार्ता का समय आता है तो नदारत हो जाते हैं। आखिर वजह क्या मानती हैं? आखिर जो WFI के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह शरण, वह सामने क्यों नहीं आ रहे मीडिया के?
चलिए हमारे साथ जी हमारे साथ यहाँ पर आलोक भदौरिया साहब भी जुड़े हुए हैं। भदौरिया साहब, देखा जाए तो जिस तरीके से जो पूरा मामला गरमाया हुआ है, जंतर मंतर पर कड़कड़ाती ठंड में जो महिला खिलाड़ी हैं प्रदर्शन कर रही हैं, WFI के अध्यक्ष के खिलाफ कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह जो शरण है उनका जो बयान जो सामने आना था, बहकी बहकी बातें सामने आ रही हैं। कभी वह सुसाइड करने की बात कहते हैं तो कभी बोलते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अड़ा रहूंगा, ऐसे आरोपों के बीच में इस्तीफा नहीं दूंगा। पूरे बयानों को लेकर जो ब्रजभूषण सिंह शरण के बयान हैं, कैसे देखते हैं? क्या यहाँ पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण, इस्तीफा देने से बच रहे हैं, अपनी जो काले कारनामे हैं उनको छुपाने के लिए इस तरह की ऑर्गेनल बातें करते नजर आ रहे हैं? कपिल जी धन्यवाद। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि हम लोग पूरे मामले में एक अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर सांसदों की अगर सूची देखें तो 300 से ऊपर संख्या है जी। उसमें केवल एक सांसद है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी। उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा शीर्ष नेतृत्व है? क्या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दो ऐसे शीर्षस्थ नेता है जो बहुत ही ताकतवर है, जो बहुत ही मजबूत है? क्या वो इस्तीफा मांग नहीं सकते? अगर कोई इस्तीफा नहीं देगा तो आप ये मान करके चलिए, तो क्या वो जो मजबूती के ऊपर आप सवाल नहीं उठा रहे? इतने मजबूत नेता हैं, इसके बावजूद वो इस्तीफा मांग नहीं पा रहे हैं। मेरा मानना ये नहीं है कि आप इस्तीफा मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। सवाल ये है कि जब आप तुरंत ट्वीट करते हैं, कोई खिलाड़ी अगर अपना पदक लेता है, बड़े सम्मान की बात है, देश के लिए सम्मान की बात है। तो अगर एक तरफ देश के सम्मान के लिए बात है, अगर वही लोग इतनी कड़कड़ाती ठंड में अगर दिल्ली में सड़कों पर बैठ जाते हैं जंतर मंतर पे, तो क्या ये शर्मनाक नहीं? दोनों चीजें तो बराबर है। सम्मान जितना बड़ा है उतना ही शर्मनाक ये भी है, दोनों पहलू। तो अगर वो शर्मनाक पहलू तो क्या हमारे देश की एजेंसियां, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो जांच एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक नेता थी, क्यों नहीं सस्पेंड कर ले? कम से कम सस्पेंड तो कर देना चाहिए। तो भदौरिया जी, आपके अनुसार भदौरिया जी आपके कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी ब्रजभूषण शरण कर रहे हैं वह जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनके रजामंदी के चलते कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि उनकी निष्क्रियता, उनकी मतलब बेध्यानी के चलते ये हो रहा है। अगर वो किसी व्यक्ति को, किसी महिला को अगर वो ट्वीट कर करके बधाई देते हैं गोल्ड मेडल लाने की, तो कम से कम उनको सामने आना चाहिए, एक ट्वीट आना चाहिए, एक मन में दुख जताना चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई तो हो। अब देखिए, इसको तकनीकी पहलू में फंसाया जा रहा है। तो इसलिए रेसलिंग फेडरेशन का एक शिकायत पुष्ट भी होता है, वहां पर शिकायत की गई या नहीं की गई, FIR की गई या नहीं की गई। इन जटिलताओं से खिलाड़ियों को क्यों फंसाना? क्या खिलाड़ी वकील है? नहीं है, बिल्कुल। एक आम महिला का है। आपका नारा क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब सवाल है कि आपको इस जटिलताओं में फंसने की क्या जरूरत है? क्या हमारे देश की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो 24 घंटे में जांच कर सके, 36 घंटे में जांच कर सके, 72 घंटे में जांच कर सके? क्या सरकार का कोई भी नुमाइंदा इसकी निंदा करने आया है? मैं ये नहीं कहता कि उनके आरोप सही हैं जी। भदौरिया जी, सवाल सबसे बड़ा यही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर धर्मपाल धनखड़ साहब भी मौजूद हैं। धनखड़ साहब, कैसे देखेंगे? इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, अनुराग ठाकुर से दो बार मुलाकात कर रहे हैं खिलाड़ी, उसके बावजूद भी नतीजा बेअसर नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है सरकार की नीयत में खो है। भदौरिया साहब बोलने में शर्म लिहाज बरत गए होंगे, लेकिन मैं नहीं बरत रहा। मैं साफ साफ तौर पर कह रहा हूं कि सरकार की नीयत में खोट है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, जो कि हॉकी इंडिया टीम के कप्तान रहे हैं पूर्व, उनके ऊपर एक जूनियर कोच ने आरोप लगाया छेड़छाड़ का, लेकिन पूरी सरकार जो है उसके बचाव में आ गई। मुख्यमंत्री महिला कोच के आरोपों को अनर्गल बता रहे हैं। किस आधार पर? और राज्य मंत्री का इस्तीफा लेने की बजाय
उनका विभाग लिया जाता है, जब FIR दर्ज हो जाती है तब विभाग लिया जाता है, लेकिन वो मंत्री बने रहते हैं। अरे भाई, एक मंत्री की जांच और एक सामान्य विधायक की जांच और एक सामान्य आदमी की जांच, इनमें फर्क होता है। अब तक तो अगर कोई सामान्य आदमी होता तो वो जेल के अंदर बंद हो रहा होता और उसकी जमानत नहीं हो रही हो, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज है। अब यही मामला अगर मैं यहाँ केंद्र सरकार में जिस तरह से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, ये आरोप क्या संगीन नहीं है? क्या इन आरोपों में FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्यों सरकार इसके पीछे हट रही है? क्या प्रधानमंत्री को आज विनेश फोगाट अपनी बेटी नजर नहीं आ रही है? क्या आज अपनी बेटी की अस्मत बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए वो आगे नहीं आना चाहेंगे? क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार कहाँ सोई हुई है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह एक सांसद है? अगर सांसद है तो क्यों इतना बड़ा अहमियत दी जा रही है? क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच हो रही है? 3 दिन से ये स्टार खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर, वो बैठे हुए हैं। ये उस दिन जो थे वो स्टार थे, आज क्या है? अभी एक नेशनल मीडिया में एक प्रोग्राम शुरू हो गया है कि इन खिलाड़ियों को कैसे कैसे बदनाम किया जाएगा, इन खिलाड़ियों से कैसे कैसे सवाल किए जाएंगे और किस तरह से इसको पूरे एपिसोड को सरकार के पक्ष में बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार क्यों नहीं चाहती कि ईमानदारी से जांच हो? अगर महिला खिलाड़ियों ने, और वो भी स्टार महिला खिलाड़ियों ने जिन्होंने पदक जीते हैं और प्रधानमंत्री जिनको बेटी बोलते हैं, क्या उन बेटियों के लिए वो इतना भी नहीं कर सकते कि एक संघ के अध्यक्ष से सवाल पूछ ले, उनकी जांच करवा दे? क्यों नहीं हो रहा भाई? खेल मंत्रालय धनखड़ साहब, सवाल यही है कि आखिर क्यों सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो पूरा सिस्टम है, वह चुप क्यों है पूरे मसले को लेकर। फिलहाल आप जो सभी मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लगातार मंथन में हम बात कर रहे हैं महिला खिलाड़ियों की बीती को लेकर। लगातार विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ संजय राणा साहब जो कि कुश्ती खिलाड़ी हैं, वह भी जुड़े हुए हैं। संजय साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आखिर इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है इस मामले को लेकर? जो ये मामला है पूरी देश की बेटियों से जुड़ा है, कोई असाधारण लड़कियों से जुड़ा मामला नहीं है, फिर भी आखिर सरकार जो सिस्टम है आखिर क्यों ब्रजभूषण शरण पर कार्यवाही करने से कतरा रहा है? नमस्कार, मेरी आवाज चैनल तक पहुंच रही है क्या? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी सर। तक भी पहुंच रही। जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, मिल रही है। भारतीय कुश्ती के सभी गुरुओं को, पहलवानों को और जिसने भी समय दिया उनको नमस्कार, और जो पहलवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनको भी नमस्कार। अब खेल मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को भी नमस्कार। इन बच्चों के साथ आना चाहिए। इन्होंने देश का नाम रोशन किया है और पीढ़ियों से, किसी के पिताजी अर्जुन अवार्डी हैं, कोई भारत केसरी है, इतने बड़े बड़े मेडल हैं इनके पास। जब इन्होंने आवाज उठाई है, जब ये मेडल लेके आते हैं, और ये देश की शान है, ये झूठ नहीं बोल सकते ये बच्चे। आज बदलाव की जरूरत है। हमारे देश की कुश्ती अमेरिका से, रूस से और ईरान से भी आगे जाने की लाइन पर चल रही है, और इस प्रगति के समय में ये प्रगति के समय में दुर्गति नहीं होनी चाहिए। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या ये कह देना चाहिए जब तक जांच होगी, साई खेल मंत्रालय कोई भी देखे, खिलाड़ियों को तनाव ना हो। और एक बहुत बड़े आमूल चूल बदलाव की जो बात कही गई है, उसकी आज देश में जरूरत है। भारतीय कुश्ती बहुत आगे जा सकती है, और कुछ गलत हुआ है जब भी ये बच्चे यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल, मेरी नस फटी गई थी नाक की, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें देखने गया कि भाई क्या चल रहा है, क्या क्या परेशानी हो रही है। वहां जाके मैंने देखा कि जितने भी भारत के खिलाड़ी हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, जो नेशनल में जाते, सभी के सभी वहां थे। प्रसिद्ध गुरु कोच भी वहां थे। इसके अलावा कुश्ती में कुछ ही लोग रह जाते होंगे जो वहां नहीं होंगे, नहीं तो सबके सब वहां थे।
और इनको समर्थन भी मिलना चाहिए। और मेरी तो प्रधानमंत्री जी से और खेल मंत्री से निवेदन है कि इस मामले को सुलझा करके भारतीय खेल को और भारतीय कुश्ती को आगे बिल्कुल बढ़ने बिल्कुल से संजय जी, वही सवाल है। हमारे साथ माया यादव जी भी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। माया जी, आखिर इतना लेट लतीफी क्यों, जब सरकार 24 घंटे में जांच करा सकती है, 48 घंटे में जांच करा सकती है, फिर भी इतने दिन बीत जाने के बाद भी जांच के नाम पर इतना ब्रजभूषण जो शरण है उनको इतनी मोहलत क्यों दी जा रही है? क्या इसका असर आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी लेट लतीफी कर रही है? सर आप तो देख ही रहे हैं ना, ये तरीका है किसी चीज को डिले करते जाओ और एट लास्ट ये खत्म हो जाए। ये तरीका है किसी चीज को खींचने का। कितना साफ और कितना बड़ा एलिगेशन उन लड़कियों ने लगाया है कि जो इनके कोच थे वो मीडिएटर का काम करते थे। जब इनके साथ जो भी इन लड़कियों के साथ जो ये आरोप लगा रही हैं, कितनी बड़ी बात है। वो कह रही हैं, और नहीं तो कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले क्यों नहीं बताया। कितना हिम्मत किया होगा इन लोगों ने, आप सोचिए, सामने आने के लिए। और आज वो 2011 से WFI के अध्यक्ष बने हुए हैं। क्या इसके क्राइटेरिया है, ये कब तक बने रहेंगे आई डोंट नो, मुझे उसका नहीं डिटेल पता है। लेकिन कितना आसान है कि 3 महीने के लिए आप इस्तीफा दीजिए, जल्दी से जल्दी जांच कराइए, 90 दिन में जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी, आप फिर आ जाइए। इतनी छोटी सी चीज को सरकार एकदम वैसे ही खींच रही है जैसे किसान आंदोलन 1 साल तक खींचा और फिर जाकर के सारी बात मान लिया। एकदम आप देखिए कि कोई बात नहीं, तिल का ताड़ बना रहे हैं। सारा विनीत फोगाट खड़ी है, बजरंग साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया, सारे हमारे सोचिए कि ओलंपिक विजेता हैं। और यही जब जीत के आते हैं तो खुद प्रधानमंत्री कॉल करके कितना सम्मान देते हैं, इनसे बात करते हैं वीडियो कॉल करके। और आज इतनी बड़ी बात है, इतनी ठंड में वो 3 दिन से वहां बैठे हैं और नहीं उल जुलूल तर्क दिए जा रहे हैं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं अगर मुंह खोल दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तूफान आ जाएगा। अरे तो खोलिए ना मुंह, क्यों बैठे हुए हैं आप भाई, बताइए क्या बात है। इतना बड़ा एलिगेशन और आप अभी तक सरकार नहीं देख रही, कुछ नहीं। सीधे हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि बहुत ही कंसर्न रहते हैं महिलाओं के लिए, वो एक बार बस लगाए कि आप 3 महीने के लिए हटिए, आपके खिलाफ जांच होगी और आप दूध का दूध किनारे बिल्कुल पता चल जाएगा। बात जांच की हो रही है। माया जी, हमारे साथ रचना शुक्ला भी जुड़ी हुई हैं। रचना जी, अगर इस तरीके से यौन शोषण के मामले जो बात कही जा रही है, तो इस तरीके से तो जो देश का जो अच्छा टैलेंट है, जो पहुंचा हुआ टैलेंट है, जो देश और दुनिया में नाम रोशन कर सकता है भारत का, वह टैलेंट तो पीछे हो जाएगा। ऐसे में अगर ब्रजभूषण शरण पर आरोप लग रहे हैं तो उनको सामने आना चाहिए, मीडिया से मुखातिब होना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। हालांकि वो अपने बयानबाजी सार्वजनिक मंच पे कहते हैं कि भूचाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सामने क्यों नहीं आते? 4 बजे का समय था प्रेस वार्ता का, 8 बजे समय बदला गया। उसके बाद उनके बेटे का बयान आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। वह 300 जो पहलवानों की बात कही जाती थी उनके साथ खड़े होंगे, वो पक्ष रखेंगे, वह पहलवान भी नदारत हैं। क्या कहेंगे पूरे मुद्दे को लेकर? सबसे पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब वो अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो इंक्वायरी है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। दिस इज क्लियर केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। उसका प्रॉपर एक्ट बना हुआ है, उसके अंतर्गत इंक्वायरी होनी चाहिए। बस सरप्राइज की बात ये है कि इस फोरम में कंप्लेंट कमेटी थी ही नहीं, यहाँ पे पॉश की कमिटीज बनी ही नहीं थी। और जो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जो इस वक्त जंतर मंतर में इतनी कड़कती ठंड में वहां बैठे हुए हैं, मैं तो उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती हूँ, क्योंकि उन्होंने जाकर के देश का नाम रोशन करा है, इन जैसे लोगों ने नहीं करा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो वहां बैठ करके अब उनमें हिम्मत आई है उस सच्चाई को बाहर करने की। तो ये इस्तीफा दे करके इंक्वायरी फेस करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। दैट इज व्हाट अ स्टेट्समैन इज सपोज्ड टू डू। लेकिन ये ट्रेंड हमारे कंट्री में पता नहीं कब बदल गया, धीरे धीरे हमें पता ही नहीं। और अब वो अपनी सीट छोड़ते नहीं है, उसी पर बैठ करके वो और दबंगता दिखाते हैं। ये तो हद हो गई भाई। और लड़कियों के साथ कुछ भी होगा तो वो तो हल्के में लेना ही लेना है। मतलब ये ट्रेंड अजीब तरीके का सेट होते जा रहा है। ये थोड़ा सा निराशाजनक है और मैं इस बात को कहने में जरा भी नहीं झिझकूंगी। बिल्कुल रचना जी, हमारे साथ कार्यकारी संपादक शांतनु चैतन्य जी भी जुड़ी हुई हमारे साथ। शांतनु जी, जो संघीय खेल होते हैं उनमें सियासत का आखिर क्या रोल, क्या जरूरी है यह रोल? देखिए कपिल, मेरा मानना ये है कि ये बहुत बुरी रवायत है
भारत के अंदर कि सियासत का खेल तो हम लोग देखते ही हैं, खेल में भी सियासत होती है। और जितने फेडरेशंस हैं उनमें आप देखिए कि बड़े पदों पर बहुत बड़ी संख्या में सियासी लोग आसीन हैं, जो कि मुझे लगता है कि जो उसका पर्पज़ है वो फुलफिल हो ही नहीं सकता। एक सांसद या एक कोई भी सियासी व्यक्ति उस खेल की कितनी समझ रखता है। हालांकि ब्रजभूषण शरण खुद पहलवानी करते रहे हैं और अपनी उसी पहलवानी इमेज को और इस्टेब्लिश करने के लिए, चूँकि जनता के बीच ब्रजभूषण शरण की ये इमेज एक दबंग नेता की है और शुरू से रही है, तो वो हमें लगता है इस तरीके का इस्तीफा न देने की जो बात है उस पर अड़े हुए हैं। वो अपनी एक ब्रांड इमेज को अपने क्षेत्र में जहाँ पर उनका व्यापक प्रभाव है उसको इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, उनके अंदर एक बेचैनी मुझे नज़र आ रही है जी, जिस कारण से वो बयान दे रहे हैं कि सुनामी आ जाएगी और ये आ जाएगी। जैसे पूर्व में एक नेताजी ने कहा था कि मैं बोल दूंगा तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन ये सुनामी मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिला के ये कि खेल संघों में सियासी लोगों की एंट्री जो है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। शांतनु जी, यहाँ पर जो ब्रजभूषण सिंह शरण है वो बार बार कहते हैं कि मैं 6 बार का सांसद हूँ, मुझे जनता ने अध्यक्ष चुना है, थोड़ा मैं बोलते कि जुगाड़ से यहाँ अध्यक्ष बना हूँ। मतलब बार बार उनके बयानों में कि दबंग जो आपने कहा है कि दबंग नेता हैं, दबंग सांसद हैं, वह बार बार नजर आ रहा है। लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो क्या उनका दायित्व तो नहीं है कि आरोप जो हैं आरोपों तक इस्तीफा दे दें, जब जांच हो जाएगी उसके बाद? देखिए, मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैं ये करीब 20 साल पहले का इंसिडेंट होगा। ग्लोबल लेवल पे एक बार फिनलैंड में 2 मिनट के लिए बिजली चली गई थी, तो वहाँ पर वहाँ के ऊर्जा मंत्री ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था नैतिकता के आधार पर। तो अब नैतिकता बची कहाँ है यहाँ पर? ये तो ब्रजभूषण शरण को जब एलिगेशन लगे, उनके ऊपर आरोप लगे, तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। जांच एजेंसियां जांच करती और उसके बाद अगर वो दोषी होते तो सजा पाते, अगर वो बिल्कुल निर्दोष हैं जैसा कि वो दावा कर रहे हैं तो वो फिर से अपने पद पर आ जाते। लेकिन इसका मतलब है कि उनको यकीन है इस बात का कि वो दोबारा इस पद पर नहीं आ सकेंगे एक बार इस्तीफा देने के बाद। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो इस्तीफा देने से क्यों बच रहे हैं। आलोक भदौरिया साहब, जब इस्तीफे की बात आती है तो उनका आज बयान सामने आया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं आरोपों में रहकर इस्तीफा नहीं देना चाहता हूं। एक तरफ आप आरोपों की बात करते हो कि गलत आरोप लगे हैं, दूसरी तरफ जब आपको मीडिया के सामने आना पड़ता है स्पष्टीकरण देने के लिए, आप बात करते हैं तो आप वहां से पीछे कतराते हैं। यहां तक कि महिला खिलाड़ियों ने भी कहा है कि उनको सामने बिठा दिया जाए, 1 to 1 बात कर लेते हैं, हकीकत सामने आ जाएगी। तो आखिर क्यों ब्रजभूषण शरण जो बचते हुए नजर आ रहे हैं? कपिल जी, इसमें 2 चीजें हैं। मैंने पिछली बार में भी मैंने ये कहा था कि क्या ब्रजभूषण सांसद इतने प्रमुख हैं? क्या राजनीतिक तौर पे ये माना जा रहा है कि वो कुछ सीटों पर वो चुनाव जितवा सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं? तो क्या इसी आधार पे ये सारे फैसले होंगे? क्या आप कुछ भी करते रहें? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप क्या मानते हैं? अरे सब कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर निर्भर है कि वो इस्तीफा दें या ना दें, ये उनकी मर्जी है। क्या देश में 2 शीर्षस्थ नेता नहीं है? क्या वो ताकतवर नहीं है? क्या उनके फैसले नहीं लागू हो सकते उनकी अपनी पार्टी में, जबकि वो सरकार के बहुत ताकतवर नेता है? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब आप एक तरफ जब बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सम्मान की बात जब आप बात करते हैं, तब ये मान करके चलिए कि आप बहुत सारे लोगों की एक उम्मीद जगाते हैं, उम्मीद जगाते हैं। अगर लेकिन वही महिलाएं, वही लड़कियां जब आरोप लगाती हैं, तो आरोप की मेरा मानना है कि हमारी जांच एजेंसियां इतनी सक्षम हैं कि बहुत तेजी के साथ उन आरोपों की सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। और जहां तक आप ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से इनका मार्च में कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी मामला कितना है? मामला केवल 2 महीने 10 दिन का मामला, यानी 2 महीने 10 दिन के मामले में भी आप नहीं करना चाहते, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुद इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, मैं तो कहता हूं कि वो देश के जो सर्वोच्च नेता है, क्या वो इस्तीफा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये महत्वपूर्ण है। अगर वो इतने मजबूत है, मैं नहीं मान सकता कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह इतने मजबूत है कि हमारे देश के शीर्षक जो नेता है वो उनके प्रभाव में आ जाए।
मैं तो ये भी नहीं मानता, अरे उनका प्रभाव तो छोड़िए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके प्रभाव में आ जाएंगे। लेकिन उनके तो भदौरिया छोड़िए, जी, देश के जो सर्वोच्च नेता है, तो मैं ये नहीं मानता कि योगी आदित्यनाथ भी उनके प्रभाव में आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ उनसे बड़े नेता है। देश के सर्वोच्च नेताओं की तो मैं बात छोड़ देता हूँ। सवाल है कि एक्शन होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन निर्दोष है कौन दोषी है, बिल्कुल। सवाल ये है कि जांच तत्काल होनी चाहिए और उस समय तक उनको कम से कम निलंबित तो कर ही दिया जाना चाहिए, पार्टी से भी निलंबित कर दिया जाना चाहिए। अगर आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन तब तक निलंबित कर दिया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में, जब वहां पर लखीमपुर खीरी में जब एक गाड़ी ने जब 4 लोगों को कुचल दिया था, तो वो गृह राज्य मंत्री के बेटे थे आशीष मिश्रा, तब भी उन पर जल्दी से कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए। बात ये नहीं कि वो महिला खिलाड़ी है या नहीं है, मैं इसमें बात ही नहीं बात करता। गलत की है सर। डेकोरेटेड है, नहीं कपिल जी, वो डेकोरेटेड है जी। या नहीं है, बात उसकी भी नहीं है। बात यह कि किसी भी अगर महिला के सम्मान पर अगर बात आती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच तत्काल तुरंत कर। धनखड़ साहब, अगर ब्रजभूषण शरण पर कार्यवाही ना होते देख कहीं ना कहीं जातीय समीकरण की बात भी कही जा रही है कि यूपी में एक जातीय समीकरण को बीजेपी शायद अगर ब्रजभूषण शरण पर कार्रवाई करती है तो बिगाड़ सकती है। साथ ही इसका जो ब्रजभूषण शरण पर कार्रवाई को लेकर हरियाणा के चुनाव भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी है, जो सरकार है, वह कार्रवाई करने से कतरा रही है क्या? धनखड़ साहब, सर अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धनखड़ साहब अनम्यूट कीजिए सर। कोई इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो है, हरियाणा की सरकार ने मंत्री संदीप सिंह को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, उसी तरीके से मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार केवल अपने सांसद को आरोपों से बचाने के लिए हीला हवाला कर रही है, आंदोलन को लंबा खींच रही है। आंदोलन को लंबा खींचने का मतलब यह है जैसे किसान आंदोलन को 1 साल तक खींचा और बाद में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम किसानों के हित में ये कानून लेके आए थे और आज देश हित में वापस ले रहे हैं। जिन्होंने उस वक्त तालियां बजाई थी कि भाई बड़े अच्छे कानून आए हैं और प्रधानमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक मारा है, वही उन्हीं लोगों ने कहा कि ये भी प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है। अब ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बताने वाले लोग जिन्होंने देश के किसानों को पाकिस्तान और चीन के एजेंट बताया था, देशद्रोही बताया था, मुझे ताज्जुब नहीं है कि ये कल को इन खिलाड़ियों को, इन बच्चियों को भी देशद्रोही और विदेशों के एजेंट बताने लगे। बड़ी अजीब सी स्थिति इस देश में है कि जब भी कोई अपनी मांग मनवाने के लिए या अपनी बात कहने के लिए इस देश में खड़ा होता है, उसे एक वर्ग देशद्रोही बताने के लिए, देश विरोधी बताने के लिए खड़ा हो जाता है। अभी जुम्मा 3 दिन हुए, अभी 3-4 दिन और गुजर जाने दो, फिर वो मंच पूरी तरह से तैयार होगा और लोग बताएंगे कि ये लड़कियां बदचलन है। क्यों? क्योंकि इस देश की रवायत है, इस देश ने जिसको पूजा है, जिस देश ने गाय को माता कहा, सड़कों पे छोड़ दिया कचरा खाने के लिए, कूड़ा खाने के लिए, इस देश ने माँ को भगवान कहा, उस माँ को वृद्धाश्रम पहुंचा दी। ये देश की रवायत है। इस देश ने गुरु को पूजा, लेकिन उस गुरु को कॉन्ट्रैक्ट का ठेके का कर्मचारी बना दिया। मतलब यहाँ जवानों को, सरहद पर जो जवान देश के लिए कुर्बानी देते हैं, उनको जो है अग्निवीर बना दिया 4 साल का। कैसी सरकार है, कैसा ये देश है, कैसी रवायत है। और एक सांसद के खिलाफ जांच नहीं बैठाई जा सकती। तो भाई आरोप लगे हैं, आपके पास एजेंसियां हैं, जांच करवाइए ना। जिन बेटियों को पदक लाने पर आप बेटी बता रहे थे, उनके परिवार को जानने का दावा कर रहे थे, आज क्या दिक्कत हो गई? वो एक आपके सांसद पे आरोप लगा रही हैं। आरोप भी गलत नहीं लगा रही। धनखड़ साहब, सवाल तो यही है ना कि आखिर इतने 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही ब्रजभूषण शरण पर होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आप बने रहिएगा सर हमारे साथ, आप दोबारा आप पर आऊंगा। हमारे साथ संजय राणा साहब खिलाड़ी मौजूद हैं। संजय जी, खेल
जब कोई महिला खिलाड़ी खेलती है तो क्या उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, चूंकि आप अच्छे से बता सकते हो उस चीज़ को क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, ताकि ऐसे जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनका शोषण ना हो सके? कोई ऐसी तरीका ताकि इन सियासतदारों को या कोचों को या मीडिएटर को इन महिला खिलाड़ियों से दूर रखा जाए और बेटियां जो हैं खेल सकें अच्छे से? राणा साहब अनम्यूट कीजिए। संजय राणा साहब अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय राणा साहब अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। या तो वो खुद इस्तीफा दे दें जी, या उनको लंबी छुट्टी पर भेज दें, या नैतिकता के आधार पर वो ये कह देंगे मैं जब तक इसमें आगे नहीं आऊंगा टेम्परेरी इस्तीफा या लंबी छुट्टी पर चला जाऊंगा, इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जो अपनी बेटियों को भेजते हैं, पहलवानों को भेजते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, वो जब ये इतनी मांग लेके आ रहे हैं तो ये इस तरफ बिल्कुल सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इतना डिले क्यों हो रहा है? मेरे देश में कुश्ती महाभारत काल से, रामायण काल से गामा पहलवान, सतपाल पहलवान और इनके भी माता पिता पहलवान रहे हैं। साक्षी जी के ससुर वे भी अर्जुन अवार्डी हैं। तो ये इन पहलवानों, ये एक पहलवान, 4 पहलवान नहीं है या 6 पहलवान नहीं बैठे हैं, ये पूरी भारत की कुश्ती बैठी है। सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं वो पूरे भारत की कुश्ती का रीढ़ बैठे हैं। उनकी आवाज को सुनने के लिए एक नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, और मैं तो कहूंगा वो 3 बार के सांसद, उनको स्वयं आगे आना चाहिए कि भाई मैं अपने खुद से दूर होता हूं, पूरी जांच करें, कैसा भी सिस्टम चाहे कोई दूसरा बनाए। वो एक तरफ तो कहते हैं मैं कुश्ती के भले में हूं, एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं और आगा भी, गाँव में कहते हैं आगा घेरना, कि घेरना भी, आरोप भी लगाना उनके ऊपर और अपने आप को ठीक भी बताना और ये भी कहना मैं कुश्ती का भला करूंगा। अरे भला कहाँ से करोगे? सारे पहलवान तो यहाँ बैठे हैं, सबको तो तुमने उलझा के रख दिया है। आपके अंदर भले की भावना है तो आप खुल के आगे आइए कि जी मेरे, अगर मैं गलत हूं तो मेरे जांच करो, सजा दो मुझे, मैं दूर होता हूँ। जी संजय दूसरे जी, किसी को खेल मंत्रालय चलाए, इसको साई चलाए या दूसरी बॉडी बने, मैं उसका सहयोगी रहूंगा। संजय जी बात वही है। आप बदलिएगा हमारे साथ लगातार माया यादव जी, सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली से जुड़ी हुई है। माया जी, संजय जी आप पर पुनः आऊंगा, आप पुनः आऊंगा आप पर। माया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। माया जी, क्या कोई ऐसी व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिए इन महिला खिलाड़ियों के लिए कि जहां पर पुरुष का इन्वॉल्वमेंट ही खत्म कर दिया जाए? उनकी कोच, उनकी रखवाली करने के लिए एक महिला अधिकारी उनको दी जाए, जो उनकी देखरेख करें, जो उनके खेलों में उनके साथ जाएं। बहुत कुछ चाहिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका जी। और एक बहुत अच्छी बात है कि मैं के न्यूज का पहले तो धन्यवाद दूंगी जो इतना अच्छा और इतना ज्वलंत विषय पर बात करने के लिए बुलाया। अब जो आप कह रहे हैं, सवाल ये उठता है कि पहले तो जो सामने है उससे निपट लिया जाए। बृजभूषण जी को तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए। 2 ही मुझे लगता है सिंपल सी 2 उनकी मांगे हैं, एक तो उनसे इस्तीफा लिया जाए और दूसरा नई एक कमेटी बना दी जाए जब तक जांच ना आए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को ही क्यों नहीं इसमें सारा कुछ बना दिया जाए, अध्यक्ष भी और एवरीथिंग, ये बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं? हमको पुरुषों से डर छोड़ने लग रहा है तो ये तो महिलाएं फिर जीवन भर डरती ही रहेंगी पुरुषों से। अगर हमारा एक अलग बना दिया जाएगा कि महिलाओं का सारा कुछ महिलाएं ही देखेंगी और पुरुष उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये हमारे सहयोगी भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पुरुषों से डरने की जरूरत है। लेकिन अगर आज उन लोगों ने इतने समय बाद ये सवाल उठाया, और आप सोचिए सरकार को ये देखना होगा कि जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो हमारे देश का झंडा ऊंचा कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए या जो एक किसी जिले में जाकर के चुन करके आए हैं उनकी बात सुननी है। एक्चुअली इसमें सरकार समझ नहीं पा रही है कि इन दोनों में कौन इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत जरूरी है। जो देश का नाम, देश पहले है या कोई विधायक नेता बाद में? बिल्कुल बिल्कुल महेश जी आपके साथ हैं। आप जो सभी मेहमान लगातार बने रहिए हमारे साथ, और फिलहाल हम यहाँ पर चर्चा को जारी रखेंगे। लगातार मंथन में हम बात कर रहे हैं WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जिस तरह से जो मोर्चा खोला है खिलाड़ियों ने, उसके लेकर चर्चा की जा रही है। हमारे साथ लगातार एक विशेष पैनल मौजूद है। इसी कड़ी में मैं कार्यकारी संपादक शांतनु चैतन्य जी के पास जाऊंगा। शांतनु जी, अगर बात की जाए
ओवरऑल पूरे मामले को लेकर जो सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ खिलाड़ी हैं तो दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी और उसका सांसद, उसका मंत्री, आखिर ओवरऑल इस मामले को लेकर क्या कुछ होना चाहिए जो नहीं हो रहा है? देखिए कपिल, सबसे पहले तो ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, पहली बात जी। दूसरी बात यह है कि देखिए जांच, चूंकि वो बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी सत्ताधारी दल है केंद्र में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहां से वो सांसद हैं, तो एक जुडिशियल बॉडी इस पूरे मामले की जांच करे। ऐसा सरकार को कुछ करना चाहिए जिससे एक सरकार पर भी भरोसा बनेगा लोगों का कि वो एक निष्पक्ष जांच हो रही है। तो कुल मिलाकर बहुत जल्दी इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ पर पूरा सीन पॉलिटिकल क्रिएट होता नज़र आ रहा है। आज चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन पर उतर आई है, अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है जी। तो इस पूरे सीन को लेकर एक पॉलिटिकल हाइप क्रिएट हो, इससे पहले ही सरकार को एक त्वरित कार्रवाई कर देनी चाहिए और एक जुडिशियल बॉडी का गठन करना चाहिए जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके। बिल्कुल। भदौरिया साहब, अंत में आपसे भी जानना चाहूंगा कि पूरे मामले को लेकर सरकार, जैसे कि आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, तमाम जो पार्टी पदाधिकारियों पर, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर सरकार को जो करना चाहिए, लेकिन ब्रजभूषण शरण की भी नैतिक जिम्मेदारी कुछ बनती है कि वह सामने आए, अपनी बातों को जनता के बीच में रखे, खिलाड़ियों के बीच में रखे। आखिर वैसे कतरा क्यों रहे हैं और पूरे मामले को लेकर क्या बीजेपी की गले की फांस बनती जा रहे हैं ब्रजभूषण शरण? भदौरिया साहब अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आप ब्रजभूषण सिंह, ठीक है अपने क्षेत्र में थोड़े प्रभावशाली है, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो भारत के जो दो शीर्षक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके रास्ते में वो आए। सवाल है, कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अगर आप अतीत देखें तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी आरोप के आधार पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है। अगर अब तक अगर आप अतीत देखते आ रहे हैं पिछले 8 सालों तक, तो इसलिए मुझे भी नहीं लगता है कि इसमें कुछ आरोप होना चाहिए। लेकिन बहरहाल 72 घंटे का अल्टीमेटम है, 72 घंटे की जांच है, हमको ये देखना पड़ेगा कि कल क्या कार्रवाई हो रही है। वैसे धर्मपाल धनखड़ जी इसके बारे में विशेष तौर पर जानकारी दे सकते हैं। चलिए, आप हमारे इस मंथन में, इस मुहिम में आप सभी मेहमान जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मंथन में हमने बात की है ब्रजभूषण सिंह शरण पर लगे आरोपों को लेकर। एक तरफ जहां कड़कड़ाती ठंड में महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं, अपने हक की लड़ाई कर रही हैं, न्याय मांग रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ब्रजभूषण शरण है, उनका जो अड़ियल रवैया है वह भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। फिलहाल मंथन में मेरे साथ बस इतना ही, और हमारे मंथन का जो सेगमेंट है चलते चलते उसमें हम बढ़ेंगे और एक वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर छोड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। चलते चलते में देखने में आपको यह एक साधारण कहानी लग सकती है, क्योंकि इसका किरदार बांग्लादेश बॉर्डर से सटे मालदा का रहने वाला एक रिक्शे वाला शंकर हल्दा है। मगर यह कहानी हमें सच्चाई से रूबरू कराती है कि सियासत में गरीबी एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल की जाती है, इसके सिवा उसका कोई महत्व नहीं है। सड़क बनाने में शंकर की खेती और मकान सब चला गया। विस्थापित होने के बावजूद सरकारों ने पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की। नतीजा आपके सामने है कि शंकर को नोएडा में रिक्शा चलाना पड़ रहा है। वे किसी तरह अपने बच्चों का पेट पालकर उन्हें पढ़ा रहे हैं। उनकी पूरी कहानी हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान ने जानी। आगे सुनिए उनकी ही जुबानी, और आपको छोड़ जाता हूं इस वीडियो के जरिए। क्या नाम है? शंकर हल्दा। शंकर शंकर हल्दा। शंकर हल्दा। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के, मालदा जिला। मालदा जिला। यहाँ नोएडा में क्या कर रहे हैं? ये रिक्शा चलाता है। रिक्शा चला रहे हैं। कितने दिनों से? 10-12 साल। 10-12 साल से। यहाँ परिवार में कौन कौन है? एक लड़का है और अच्छा, तो शंकर जी यहाँ पर पत्नी यही रहती और बेटा कितना बड़ा है? अभी है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में, यानी कि कितना उम्र है उसकी? करीब 20 साल। 20 साल, मतलब BA सेकेंड ईयर कर रहा है। मालदा में ही पढ़ रहा है, वही गांव के कॉलेज में। अच्छा,
अच्छा, तो आप क्यों, आप वहाँ बंगाल या अपने गांव घर खेती पाती थी आपके पास कुछ? इतना खेती वेती नहीं था, जितना था वो उतना वो तो रोड पे चला गया। अच्छा, तो वहाँ कौन सा रोड ये कब बना था? बना था क्या, कौन सा रोड बोलते हैं इसको? वो बॉर्डर रोड, बॉर्डर रोड, भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा रोड जो बना, तो कितने साल पहले बना? करीबन 2003 में रेडी हुआ, 2003 में बना। उसी समय आपका जमीन चला गया? और थोड़ा बहुत जो बचा 5 भाई था उसी के हिस्से में, ज़्यादा नहीं। हाँ, तो आपको खेती का थोड़ा बहुत मुआवजा मिला, घर वगैरह का मुआवजा नहीं मिला, तो इस वजह से आप यहाँ आ गए। मतलब कुल मिला के जो कुछ था वो साधन सब चला गया, जबकि उस तरह सरकार की तरफ से कोई मतलब स्थापित नहीं किया गया? नहीं स्थापित किया, पहले तो किया था, जो एकदम से पहले जो ले आया था ना, हाँ, वहाँ पे डाला था। अच्छा, बांग्लादेशियों को वहाँ से लाए हो क्या? हाँ, मतलब जो इंदिरा किया मैंने। हाँ, तो अच्छा, उस समय जब बांग्लादेश अलग हुआ होगा, तो आप क्या बांग्लादेश में थे अंदर? हम तो नहीं थे, लेकिन हमारा बाप दादा की वो जमाना में कोई थे, उसी टाइम जब ये करा था तब जब बंटवारा हुआ तो फिर आप इधर आ गए, अब उस समय लाके आपको बसाया गया। लेकिन अभी जब आपका ज़मीन लिया गया रोड के लिए, तो आपको कहीं घर, मकान, पक्का दुकान कुछ नहीं दिया गया? नहीं। तो उसके लिए बहुत कुछ किया था, तो कुछ हुआ ही नहीं। बहुत कुछ मतलब क्या किया? लोगों ने हाई कोर्ट तक भी किया था, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन हुआ नहीं, कोई आपको मिला नहीं कुछ भी। अच्छा, यहाँ कितना कमा देते हैं लगभग? अभी तो जितना होता है, कभी 400, कभी 300, कभी 500। 400, 300, 500। दिन भर कितने बजे सुबह उठते हैं? हम सुबह 6 बजे उठते हैं। और कब सोते हैं? करीब 10 बजे रात में। इसमें 300-400-500 रुपया कमा लेते हैं? नहीं, इसी में हम 7 बजे तक घर से निकल के आता है और 7 बजे तक तैयारी करने जाता हूँ। खाना होना मतलब 12 घंटे में आप 300-400 रुपये कमाते हैं। अच्छा, ई रिक्शा वगैरह जो चल गए हैं, उसकी वजह से हाथ रिक्शा का कोई असर पड़ा है क्या? हाँ, बहुत पड़ा, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। पड़ा है, मतलब अब उतने लोग इसमें नहीं बैठते क्या? नहीं बैठते हैं। जैसे सेक्टर वालों को ही है, वो 1-2 बैठते हैं। ऐसे क्यों नहीं बैठते? क्यों, उसमें थोड़ा सस्ता है और लंबा रोड पे जाता है, जल्दी तो जल्दी भी है, और एक बात की है, सस्ता भी पड़ता है। जैसे आपने ही ये रोड से अगर लंबा रोड पे जाते तो आपको 10 रुपये में काम हो जाता, लेकिन आपको ये सेक्टर के अंदर आना पड़ा, इसलिए आपको वो रिक्शा भी लेने जाओगे तो 40 रुपये से कम मिल रहा है, तो इसलिए सोचता है सेक्टर वालों जो इधर उधर की, ये लोग तो ये रिक्शा में आदमी भी देखा। 3-4 दिनों के दिल्ली प्रवास पर हूँ और अभी सीधे ट्रेन से उतर कर सेक्टर 31 नोएडा आया, मेट्रो स्टेशन से उतरा। यहाँ हमें एक बंगाल के भाई शंकर हल्दा जी मिले, जो रिक्शा चलाकर बड़ी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को पाल पोस रहे हैं, लेकिन इनका दर्द बिल्कुल अलग है। ये उस वक्त बंगाल के मालदा से विस्थापित होकर आए जब वहाँ सीमा पर, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर सड़क का निर्माण हो रहा था। इनका घर, इनका मकान, इनकी ज़मीन सब कुछ चला गया। ये बताते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बहुत गए, हाई कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने तक के लिए इन लोग के पास फीस नहीं थी वकीलों के देने के लिए। बात 17-18 साल, 20 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये पिछले 11-12 साल से दिल्ली में दिन में 300-400 रुपया कमा पाते हैं 12 घंटे में। ये कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन बेटे को पढ़ा रहे हैं, बेटा इनका गांव में ही रहता है। वास्तव में ये लोग, न इनको विस्थापितों का कोई लाभ मिला, न कोई सरकारी सुविधा मिली। बंगाल से दिल्ली, नोएडा तक ऐसे लाखों लोग हैं जो आते हैं और अपना जीवन संघर्ष करते हैं। क्या सरकारें ऐसे लोगों के लिए भी हैं? एक बड़ा सवाल है। नमस्कार।